हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 1 और 6 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इससे पहले हम ऑलरेडी काफी सारे चैप्टर्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। हमने चैप्टर 1 और 6 के अभी तक नहीं किए, तो अब हम करते हैं चैप्टर नंबर 1। पहले सेल, इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हेंस एग इज। तो जो हेंस एग होता है, मतलब जो मुर्गी का अंडा होता है, वो क्या होता है? वो एक ऑर्गन होता है, वो एक टिश्यू होता है, एक सिंगल सेल होता है या नन ऑफ द। तो अगर आपको पता हो किसी भी चीज का जो एग होता है ना, चाहे वो है नहीं कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, जो एग होता है वो हमेशा एक यूनिसेलुलर चीज होती है। मतलब यूनिसेलुलर चीज क्या मतलब? वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, तो इट विल बी अ सिंगल सेल। नेक्स्ट, प्रोजेक्शंस ऑफ डिफरेंट लेंथ्स प्रोट्रूडिंग आउट ऑफ द बॉडी ऑफ अमीबा इज कॉल्ड। तो प्रोजेक्शन लाइक डिफरेंट लेंथ्स प्रोट्रूडिंग आउट ऑफ द बॉडी ऑफ अमीबा को हम स्यूडोपोडिया कहते हैं। ठीक है, मतलब जो अमीबा होता है, कैसे भी आप बना सकते हैं उसे, उसमें कभी कभी क्या होता है, जब वो फूड को कैप्चर करने जाता है तो वो कुछ इस तरीके की शेप ले लेता है। ठीक है, कुछ इस तरीके की। और जब वो इस तरीके की शेप ले लेता है तो वो कैप्चर जब करता है अपने फूड पार्टिकल को, तो उसमें प्रोजेक्शंस होते हैं कुछ। तो ये जो प्रोजेक्शंस होती है ना, इन्हें हम कहते हैं स्यूडोपोडिया। इसको और हम कह सकते हैं फॉल्स फीट। स्यूडोपोडिया को फॉल्स फीट भी कहा जाता है। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा स्यूडोपोडिया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स कैन चेंज इट्स शेप। तो अगर मैं आपको इन्हें बताऊं, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एग सेल कभी चेंज नहीं कर सकता, रेड ब्लड सेल्स अपनी शेप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव तो नहीं। व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो अपनी शेप चेंज करते रहते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनको डिजीजेस वगैरह से फाइट करना होता है। तो एज पर देयर कन्वीनियंस, मतलब जैसे उन्हें सही लगे वो उस तरीके में अपनी शेप रख लेते हैं। तो इसका हमारा आंसर आ गया व्हाइट ब्लड सेल्स। नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन। 1 मिलियंथ ऑफ अ मीटर। 1 मिलियंथ का यहाँ मतलब है, जैसे हम पढ़ते हैं ना 1/10, 100। तो जब ऐसे मिलियन में जाता है तो उसे बोलते हैं 1 मिलियंथ। 1 मिलियंथ मतलब 10 की पावर 6। तो 1 मिलियंथ ऑफ अ मीटर मतलब 1 मिलियंथ ऑफ अ मीटर क्या हो गया? माइक्रोमीटर। मैंने आपको बताया था जब मैं चैप्टर बता रहा था कि ये होता है 1 माइक्रोमीटर, और इसको हम लिखते हैं 10 की पावर 6, 10 की पावर -6 मीटर्स। 1 माइक्रोमीटर में 10 की पावर -6 मीटर्स होते हैं, और 10 की पावर -6 होता है 1 मिलियंथ। तो इसका हमारा आंसर हो गया माइक्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स बट नॉट इन एनिमल सेल। तो हमें दो चीजें दे रखी है, हमें बताना है कि कौन सा प्लांट सेल में होता है लेकिन एनिमल सेल में नहीं होता। तो हाँ, फर्स्ट आंसर सही है, सेल वॉल और प्लास्टिड, ये दोनों ही सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल में ये प्रेजेंट नहीं होते। तो हमारा आंसर आ जाएगा सेल वॉल एंड प्लास्टिड। और अगर हम देख लें, न्यूक्लियस जो होता है वो सारे सेल्स में होता है, न्यूक्लियस के बिना सेल सरवाइव नहीं कर सकता। तो न्यूक्लियस होता है सब में, सेल मेम्ब्रेन सब में होता है, साइटोप्लाज्म सब में होता है। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, सेल वॉल एंड प्लास्टिड्स। नेक्स्ट, न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म बाय। न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से कैसे सेपरेट करते हैं? बाय, मतलब हम नहीं करते, कैसे सेपरेट होते हैं वो? बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू वो सेपरेटेड रहते हैं। कैसे? जैसे ये एक सेल है, यहाँ पे है न्यूक्लियस। तो मैंने आपको बताया था पहले भी कि जो न्यूक्लियस की ये जैसे जैसे ये सेल की आउटर बाउंड्री है ना, ये सेल की आउटर बाउंड्री है, सेल मेम्ब्रेन, वैसे ही इस न्यूक्लियस की आउटर बाउंड्री है ये जो आउटर बाउंड्री है इसे कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये साइटोप्लाज्म से, ये जो साइड में ये साइटोप्लाज्म है इसके हर जगह, उससे साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस को सेपरेट रखता है। ठीक है, और जो न्यूक्लियस के अंदर जो ऐसा लिक्विड होता है उसे हम न्यूक्लियर प्लाज्म कहते हैं। वो आप रिवाइज, मतलब अगर आपको याद हो तो, बाहर जो होता है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं, न्यूक्लियस के अंदर जो होता है उसे न्यूक्लियर प्लाज्म कहते हैं। ठीक है, और किससे सेपरेट होता है? ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म तो होता है पूरा साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियर प्लाज्म को जो प्लस करके लिक्विड बनता है वो प्रोटोप्लाज्म होता है। सेल वॉल नहीं होती है, सेल मेम्ब्रेन भी ये आउटर बाउंड्री होती है, तो इनर बाउंड्री को हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। सो आवर ऑप्शन नंबर इज डी। नेक्स्ट, रॉबर्ट हुक फर्स्ट ऑब्जर्व्ड न्यूक्लियस नहीं, ऑर्गन्स नो, वायरस नहीं। रॉबर्ट हुक ने क्या डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक वाज द फर्स्ट वन टू डिस्कवर सेल्स। कहाँ पे डिस्कवर किए थे? सेल्स किसके? डेड सेल्स डिस्कवर किए थे ऑफ द कॉर्क। कॉर्क होता है ना जो पेड़ की ऊपर की छाल होती है, उसे कॉर्क कहते हैं। तो रॉबर्ट हुक ने कॉर्क के सेल्स फर्स्ट डिस्कवर किए थे, और वो क्या थे? वो डेड सेल्स थे। तो फर्स्ट सेल्स टू बी डिस्कवर्ड वर डेड। नेक्स्ट, अ सेल विदाउट ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। तो जो वैसा सेल जिसका ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं होता, मतलब वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसमें प्रेजेंट नहीं है अच्छे से, एक दो साइड मतलब
साइटोप्लाज्म ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट नहीं है, कोई भी मतलब वेल अरेंज्ड नहीं है, वो ऑर्गेनाइज नहीं है, तो वो होता है प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल जैसे कि बैक्टीरिया, एग्जाम्पल के तौर पे बैक्टीरिया इज अ प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, और जबकि यूकैरियोटिक सेल होते हैं जिनका एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, मतलब जिनके बारे में हम ज्यादातर अभी पढ़ रहे हैं, एनिमल सेल, प्लांट सेल, ये सब यूकैरियोटिक सेल होते हैं। ठीक है, इनका एक वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, सब कुछ सेपरेटेड होता है, एक ऑर्गेनाइज्ड वे होता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं होता, वो ऐसे ही थोड़ा बहुत न्यूक्लियस के अंदर है, थोड़ा बहुत बाहर है, कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं है। सो दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल। तो इसका हमारा आंसर है प्रोकैरियोटिक सेल। नेक्स्ट, जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस इज। तो जो सेल मेम्ब्रेन, इसी सेल में, चलो ये इसी वाली डायग्राम को फिर से देख लेते हैं। सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियस के बीच में जो ये सारा सब्सटेंस प्रेजेंट है, इसको भी मैंने क्या बताया था, इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। यही क्वेश्चन में लिखा है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म को मतलब साइटोप्लाज्म होता है न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो भी लिक्विड है। सो आवर आंसर इज साइटोप्लाज्म। अगर हमसे बोला जाता न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर कौन सा सब्सटेंस प्रेजेंट होता है या न्यूक्लियस के अंदर कौन सा जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, तो हमारा ऑप्शन होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में, तो हमारा आंसर है साइटोप्लाज्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, क्रोमोसोम्स कैरी डैश व्हिच ट्रांसफर्स कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो चलो ये पूरा टॉपिक एक बार थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ। क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, और उन क्रोमोसोम्स के अंदर जो सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जो एक्चुअली ट्रांसफर करता है कैरेक्टरिस्टिक्स को पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, ये तो याद होगा ना, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं, और जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनका काम होता है कैरेक्टरिस्टिक्स को पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, या फिर जो पेरेंट्स हैं उनसे बेबीज में लेके जाना। तो उन क्रोमोसोम्स में एक्चुअली जीन्स प्रेजेंट होते हैं, और ये जो जीन्स होते हैं ये असल में ट्रांसफर करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स का। क्या समझे, न्यूक्लियस के अंदर है क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम्स के साथ चल रहे हैं जीन्स। ठीक है, क्रोमोसोम्स जीन्स को लेके जा रहा है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। सो आंसर विल बी जीन्स। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। बाकी आप इस चैप्टर की वीडियो देख सकते हैं, उसमें अब तक ये 10 जितने भी हमने एमसीक्यू पढ़े, इससे रिलेटेड जितने भी वाइड करके अगर जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं वो सारे उसमें कवर हो रखे हैं एज सेंटेंसेस, मतलब एमसीक्यू की फॉर्म में नहीं, लेकिन अगर आप उनको याद कर लेंगे तो ऑफ कोर्स आप सारे एमसीक्यूज के आंसर लगभग दे पाएंगे। नेक्स्ट, चैप्टर नंबर 6 था हमारा सोर्सेज ऑफ एनर्जी। उसके एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसोर्सेज प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर एंड आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। उन्हें हम क्या कहते हैं, एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स नहीं। एग्जॉस्टेबल का तो मतलब हो गया कि वो खत्म हो सकते हैं, तो इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स, दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, इसके एग्जांपल जैसे सोलर एनर्जी, अब हम कितना भी यूज कर लें, ऐसा तो नहीं है कि सूरज की रोशनी खत्म हो जाएगी अगर हमने से ज्यादा यूज कर लिया। उसमें क्या हो रहा है, एनर्जी अपने आप बन रही है। ठीक है, तो वो जो एनर्जी बन रही है अगर हम उसको जितना चाहें उतना यूज कर सकते हैं, वो कभी खत्म नहीं होगी। सो दैट इज इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स। नेक्स्ट, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर एग्जांपल ऑफ। कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो होते हैं वो एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स होते हैं। ठीक है, एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स, क्योंकि वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, मतलब खत्म हो सकते हैं अगर ज्यादा यूज किया, और नेचुरल रिसोर्स क्योंकि वो नेचुरली निकलते हैं। सो दीज आर एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। इनएग्जॉस्टेबल नहीं होते क्योंकि वो तो खत्म हो जाते हैं, तो इनएग्जॉस्टेबल तो नहीं हो सकते। एंड एक्सपेंसिव रिसोर्स, ठीक है एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन एक्सपेंसिव रिसोर्स नाम की कोई चीज नहीं होती। ठीक है, सो एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, नैफ्थलीन बॉल्स आर यूज्ड टू रिपेल मॉथ एंड इंसेक्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम। तो जो नैफ्थलीन बॉल्स होती हैं, जो इंसेक्ट्स जो आपने देखा होगा विंटर्स, जब हम विंटर्स के कपड़े वापस अलमारी में पैक कर रहे होते हैं तो उसमें रखी जाती है नैफ्थलीन बॉल्स। ज्यादातर वो क्या करती हैं, वो मॉथ से और इंसेक्ट से उन कपड़ों को बचा के रखती है। तो नैफ्थलीन बॉल्स को हम कहाँ से डिराइव करते हैं, मतलब नैफ्थलीन बॉल्स कहाँ से निकलती है, ये शायद आपकी बुक में अभी तक नहीं आया है, तो इसका आंसर आप याद कर लीजिए। नैफ्थलीन बॉल्स को निकाला जाता है कोल तार से। कोल तार का यूज करके हम नैफ्थलीन बॉल्स डिराइव करते हैं, नैफ्थलीन बॉल्स बनाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा आ गया कोल तार। नेक्स्ट, काफी इजी, सीएनजी इज एब्रिविएटेड फॉर्म ऑफ, सबको पता होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये ओ है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी। नेक्स्ट, द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल। तो डेड वेजिटेशन का कोल में प्रोड्यूस होना, ये मैंने आपको बताया था चैप्टर में, इसे हम कहते हैं कार्बनाइजेशन में, सॉरी कार्बनाइजेशन। मतलब कि क्या बताया था मैंने आपको कि जो बायोलॉजिकल वेस्ट होता है जितना भी, जब वो बिना ऑक्सीजन के डिकम्पोज होने लगता है, उसे हम कार्बनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, अगर आपको और इसकी डिटेल जाननी है तो आप वीडियो देख सकते हैं। तो इसका हमारा आंसर है कार्बनाइजेशन।
नेक्स्ट, इन इंडिया पेट्रोलियम डिपॉजिट वाज फर्स्ट फाउंड इन द स्टेट ऑफ, तो जो इंडिया में पेट्रोलियम डिपॉजिट है वो सबसे पहले पाया गया था इन द स्टेट ऑफ असम। इसमें तो आपको याद ही करना है, इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है। फर्स्ट जो पेट्रोलियम डिपॉजिट था वो असम में हुआ था। नेक्स्ट, यूज ऑफ सीएनजी इन ऑटोमोबाइल इज बेटर देन पेट्रोल बिकॉज इट इज चीपर। हाँ, सीएनजी जो है वो चीपर होता है। लेस पॉल्यूटिंग भी होता है। और कैन नॉट बी अडल्ट्रेटेड। कैन नॉट बी अडल्ट्रेटेड का मतलब है कि इसमें कोई मिक्सचर नहीं करा जाता। जैसे कि ज्यादातर नहीं, मतलब कुछ कुछ जगहों पे क्या होता है, पेट्रोल के साथ कुछ मिलावट कर दी जाती है। ठीक है, पेट्रोल क्या होता है, महंगा होता है, तो वो थोड़े से पेट्रोल में कुछ चीपर सब्सटेंस है, पानी पानी तो नहीं, कुछ और चीज ऐसे मिला दी। ज्यादातर क्या होता है, अल्कोहल मिला देते हैं, क्योंकि अल्कोहल और पेट्रोल जो है वो सॉल्युबल होते हैं। तो अल्कोहल मिला दिया जाता है पेट्रोल के साथ। उससे क्या होता है कि पेट्रोल का अमाउंट बढ़ जाता है, लेकिन वो अडल्ट्रेशन कहता है, मिलावट होती है। जैसे दूध में पानी मिला देते हैं, वैसे ही पेट्रोल में अल्कोहल मिला देते हैं। तो ये उसका एक डिसएडवांटेज हो गया। लेकिन सीएनजी में हम कोई मिलावट नहीं कर सकते। सीएनजी क्या है, सीएनजी इज अ नेचुरल गैस, तो हम उसमें कुछ भी अडल्ट्रेशन नहीं कर सकते। ठीक है, तो सी पॉइंट भी सही है। तो इसका आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, मतलब तीनों इसके बेनिफिट्स हैं। ये वाला पॉइंट आपके लिए नया था, कैन नॉट बी एडल्ट्रेटेड, तो ये भी आप याद कर सकते हैं। बेनिफिट्स ऑफ सीएनजी ओवर पेट्रोलियम कि उसमें एडल्ट्रेशन नहीं कर सकते। एडल्ट्रेशन का मतलब समझ आया ना, जैसे दूध में पानी मिला दिया उसे भी एडल्ट्रेशन कहते हैं, तो वैसे ही पेट्रोल में कोई और चीज मिला दी उसे एडल्ट्रेशन कहेंगे। नेक्स्ट, टू रिड्यूस फ्यूल कंजम्पशन इन ऑटोमोबाइल वन शुड ड्राइव वेरी फास्ट टू रीच अर्ली। नहीं, ये तो मतलब ये तो वैल्यू बेस्ड तरीके से हो गया एक, कि नहीं ऐसा तो नहीं करना चाहिए। नॉट चेक टायर प्रेशर रेगुलरली, नॉट स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट, इंश्योर प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल। तो फ्यूल कंजम्पशन मतलब रिड्यूस करने के लिए क्या करना चाहिए, इंश्योर प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल। ठीक है, मेंटेनेंस वगैरह रखनी चाहिए, क्योंकि अगर मेंटेनेंस सही नहीं होगी तो क्या होगा, जो फ्यूल है वो वेस्ट होएगा, मतलब वो प्रॉपर तरीके से यूज नहीं, मतलब प्रॉपर मूव नहीं कर पाएगी व्हीकल, तो उससे ज्यादा फ्यूल लगेगा। तो हमें प्रॉपर मेंटेनेंस रखना चाहिए व्हीकल का। ठीक है, नॉट स्विच ऑफ था तो गलत है, स्विच ऑफ तो कर देना चाहिए ताकि इंजन का जो मतलब पेट्रोल है वो बच जाए। स्विच ऑफ द इंजन। नॉट चेक टायर प्रेशर, चेक टायर प्रेशर को चेक करना चाहिए रेगुलरली। ड्राइव वेरी फास्ट, ये तो वैल्यू बेस्ड से हिसाब से तो ये तो गलत है। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, कि प्रॉपर मेंटेनेंस रखनी चाहिए कार की। बाकी सब चीजों में क्या हो रहा है, मतलब फर्स्ट वाला तो ऑब्वियसली गलत है। सेकंड और थर्ड पार्ट में क्या हो रहा है कि पेट्रोल, इसमें फ्यूल जो है, पेट्रोल मतलब कोई भी जो फ्यूल है वो वेस्ट हो रहा है, वो बच नहीं रहा है, वो वेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, ब्लैक गोल्ड इज एक्चुअली, ब्लैक गोल्ड क्या है, गोल्ड विच बिकम ब्लैक ऑन बर्निंग, एब्सोल्युटली रॉन्ग, ऐसा कुछ नहीं होता। गोल्ड सोल्ड इन ब्लैक मार्केट, ये बहुत ही इलॉजिकल ऑप्शंस हैं, तो ये आप देखते ही बता सकते हैं। डायमंड ब्लैक गोल्ड, डायमंड को नहीं कहते, पेट्रोलियम को हम ब्लैक गोल्ड कहते हैं, बिकॉज क्योंकि वो ब्लैक कलर का होता है और वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, जस्ट लाइक गोल्ड, सो इट इज पेट्रोलियम। तो डी हमारा नहीं होता, डायमंड को ब्लैक गोल्ड नहीं कहते हैं। फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन वर कंप्लीटली इलॉजिकल, तो ये आप देखते ही बता सकते हैं। नेक्स्ट, द अर्थ टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग विच इज ड्यू टू द सन गिविंग आउट मोर हीट। नहीं, ऐसा नहीं है, सन जितनी हीट पहले दे रहा था उतनी अब दे रहा है। अर्थ स्लोली मूविंग टुवर्ड्स द सन, ये सब मिथ्स होते हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। इंक्रीज्ड यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल, दिस इज द राइट आंसर, कि फॉसिल फ्यूल्स का ज्यादा यूज हो रहा है। अगर मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूं, फॉसिल फ्यूल्स के ज्यादा यूज होने से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होने के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड मान लो ये अर्थ है, मतलब अर्थ, ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में सनलाइट एंटर हो रही है, ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में सनलाइट एंटर हो रही है। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, जब सनलाइट एंटर हो चुकी है उसे एग्जिट नहीं होने देगा। ठीक है, अब जब वो एग्जिट नहीं होगी वो अंदर ही रह जाएगी। अब जब सनलाइट आ तो रही है लेकिन बाहर नहीं जा पाई, तो क्या होगा, धीरे धीरे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, एंड दैट इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। तो फॉसिल फ्यूल्स को एक्सेस यूज करने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है, विच इज वेरी डेंजरस। ये भी मैंने आपको बताया था, डेंजरस कैसे होती है, ग्लोबल वार्मिंग से ग्लेशियर्स मेल्ट करने लग जाते हैं, और ग्लेशियर्स मेल्ट करने से फ्लड्स आ सकते हैं, एंड इट विल लीड टू टोटल डिस्ट्रक्शन। तो ग्लोबल वार्मिंग इज वेरी डेंजरस, इसीलिए फॉसिल फ्यूल्स का रिड्यूस भी हमें कम करना चाहिए। डी पॉइंट भी लॉजिकल, लेस ड्यूरेशन ऑफ विंटर एवरी ईयर, बाकी तीनों पॉइंट्स गलत हैं। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। इसके साथ हमने अपने दो और चैप्टर के एमसीक्यू कंप्लीट कर लिए।